नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और इस वक्त मैं बिहार में मौजूद हूं, मुजफ्फरपुर के रास्ते पर हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज वहां पर रैली होनी है, लेकिन इन सब के बीच देखिए बिहार में चुनावी वक्त है और ऐसे में बड़े बड़े दिग्गज आज चुनावी मैदान में है। वो सारा अपडेट आपको दूंगी, लेकिन लेटेस्ट जानकारी इस वक्त आपको बता रही हूँ। कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह पटना में रैली करने वाले हैं। हालांकि देखिए इस बीच पटना का मौसम, बिहार का मौसम आज थोड़ा बदला भी हुआ है। कल से ही इनफैक्ट हल्की हल्की बरसात यहाँ पर हो रही है, लेकिन इसके बीच भी चुनावी प्रचार अपने चरम पर है। तो गृह मंत्री आज एकता दिवस के अवसर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती, हालांकि देश भर में इसे लेकर अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन बिहार की जमीन है, चुनावी जमीन है, तो यहाँ पर एकता दिवस पर भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उससे भी राजनीतिक संदेश निकलेंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात पहुंचेंगे, केवड़िया में उनका कार्यक्रम भी है, लेकिन प्रधानमंत्री की मौजूदगी आज यहाँ पर भी होगी। हमारे साथ इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती मौजूद हैं, शिवम मेरे साथ मौजूद हैं। आइए पहले रुक करते हैं सीधे शिवम का। शिवम, कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह की सभा होनी है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। अवसर तो एकता दिवस का है, लेकिन बिहार में चुनाव का वक्त भी है। ऐसे में आज वहां से क्या सियासी संदेश भी निकल सकता है, ये देखना होगा। पहले तो ये दिखाइए जरा वहां पे क्या तैयारियां हैं और कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। शिवम जी, मैं आपको बता दूं मीनाक्षी की कुछ देर में अब से कुछ देर में गृह मंत्री अमित शाह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होटल मौर्य में शुरू होने वाली है, जिसको लेकर सभी तैयारियां जो हैं वो कर ली गई है। बस इंतज़ार है कि अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे, तो सारी जो तैयारियां हैं वो लगभग कर ली गई है। और आपने सही कहा कि एकता दिवस है, पर बिहार में चुनाव है और चुनाव को देखते हुए कई जो संदेश हैं इससे दिए जा सकते हैं, तो इस पर नज़र रहेगी हम सभी लोगों की। पर कहीं ना कहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कई मायने जो हैं वो भी निकाले जा रहे हैं। जी मीनाक्षी, चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। जैसे ही वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त शुरू होगा, हम अपने दर्शकों को सीधे वहां भी ले चलेंगे। मनोरंजन जी, आज जो है बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। हम एक एक करके अपने दर्शकों को बताएंगे कौन कहां पर है, किसकी सभा में क्या होने वाला है, लेकिन इन सबके बीच आज ही संकल्प पत्र भी आना है बीजेपी का। गृह मंत्री यहाँ एकता दिवस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप क्या इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज के दिन में क्या सियासी संदेश यहाँ से निकलेंगे? बहुत हैवी ड्यूटी डे है। जैसे कि आप रास्ते में आप जा रही हैं प्रधानमंत्री के रैली के लिए, उसी तरह राहुल गांधी और तेजस्वी की रैली नालंदा में है। अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं प्रीपोन किया उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मौसम को देखते हुए पटना का मौसम का मिजाज भी थोड़ा बदलता दिख रहा है, तो वो जल्दी निकलना चाहते हैं। 10:45 होने वाली थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी हो रही है। अब सरदार पटेल को लेकर के कर रहे हैं। इसमें पॉलिटिकल मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि पटेल यानी कुर्मी मतलब नीतीश कुमार, जो कुर्मी वोट बैंक है उसको एक तरह से एड्रेस किया जाएगा। हालांकि कुर्मी वोट बैंक परंपरागत रूप से नीतीश कुमार के साथ है, लेकिन उसके साथ कोई वोट बैंक को आप जोड़ते हैं तो यदि लव कुश का कम्बिनेशन यदि आप करते हैं तब वो वोट बैंक बड़ा हो जाता है। उपेंद्र कुशवाहा जो है वो कोयरी के बड़े नेता माने जाते हैं, एनडीए में है। तो इन सब को देखते हुए जो आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। इसी तरह बाकी सभी नेता भी अलग अलग जगह रैलियां कर रहे हैं। तो एक हैवी ड्यूटी डे है। छठ के बाद जो खुमार था बिहार में वो अब खत्म हो गया है। अब चुनाव का खुमार काफ़ी बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। और देखिए आज के दिन में भी जब बड़े बड़े नेता चुनावी मैदान में होंगे और जब भाषण होंगे, तो एक बार फिर आपको एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर दिखाई देगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी की टिप्पणियां लगातार मीडिया में छाई रही, उन्होंने जो बयान दिया और उसके बाद फिर बीजेपी नेताओं के भी उस पर रिएक्शंस आए। इस बीच आज गृह मंत्री के कार्यक्रम है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साझा जनसभाएं हैं। लेकिन इस बीच मैं आपको दो तस्वीरें दिखा रही हूँ, बेहद महत्वपूर्ण ये दो तस्वीरें, क्योंकि एकता दिवस, आज राष्ट्रीय एकता दिवस जो सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर मनाया जा रहा है। और ऐसे वक्त में इन दो तस्वीरों में आप देखिए, एक तरफ गृह मंत्री पटना में मौजूद है जो चुनावी जमीन है, और दूसरी तरफ
30 और 31 अक्टूबर यानी आज का दिन, कल का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से कार्यक्रम खत्म करने के बाद वहाँ पहुंचेंगे और इस दौरान केवड़िया में भी जो उनके कार्यक्रम होंगे वहाँ पर सरदार पटेल को पुष्पांजलि तो अर्पित करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा कई अन्य उनके कार्यक्रम रहेंगे और यहाँ से देखना होगा प्रधानमंत्री के भाषण के केंद्र में आज कौन से बिंदु रहते हैं। शिवम हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। शिवम, देखिए बड़ा हैवी डे है आज, नेताओं की मौजूदगी बिहार में अलग अलग जगहों पर है, लेकिन अब मंच से जो बातें निकल कर आ रही हैं, घोषणा पत्र के वादे कहीं पीछे रह गए हैं और मंच के वादे, मंच के स्टेटमेंट्स जो हैं वो सीधे सीधे वोटर तक पहुंचाना है, वोटर की नर्व को हिट करना है। ये इस वक्त हर बड़े नेता की कोशिश दिख रही है। जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हों या फिर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, सभी की जनसभा जो है वो आज बिहार में होने जा रही है। कई और जो केंद्रीय मंत्री हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी जनसभा होने जा रही है बिहार में। तो जिस तरह से अभी कुछ देर पहले मनोरंजन भारती हमारे जो सीनियर सहयोगी हैं, उन्होंने भी कहा कि जो छठ का खुमार था वो अब बिहार में खत्म हो चुका है और लगातार जो चुनावी जनसभाएं हैं वो हो रही हैं और मंच से कई वादे जो हैं वो नेताओं के द्वारा किए जा रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए ये सभी जो चीजें हैं, वादे हैं वो करेंगे। तो और ये भी संभावना आज जताई जा रही है कि बीजेपी अपना संकल्प पत्र जो है वो जारी कर सकती है और उस संकल्प पत्र में जिस तरह से महागठबंधन ने कई वादे जो हैं वो अपने संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में जारी किए हैं, तो उसको उसके काट में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज बड़ी घोषणा भी कर सकती है। जी, अब देखिए, आपने संकल्प पत्र का जिक्र कर दिया, तो दोपहर 12 बजे ये कार्यक्रम है जब बीजेपी का संकल्प पत्र रिलीज किया जाएगा। वहां पर बकायदा चाणक्य होटल के पास मीडिया सेल जो है भाजपा की तरफ से बनाया भी गया है और बड़े नेताओं की आज मौजूदगी है। जेपी नड्डा यहाँ पर है, धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर है, भाजपा के मीडिया सेल के प्रभारी अनिल बलूनी यहाँ पर है और इन सबकी मौजूदगी में आज ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए, संकल्प पत्र में कई चुनावी वादे होंगे डेफिनेटली, और सूत्रों से जो खबरें हमें मिल रही है, क्योंकि हम भी लोगों से बातचीत कर रहे थे कि संकल्प पत्र में क्या चीज है जिसे मुख्य तौर पर दिखाया जाएगा या फोकस किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी महागठबंधन का संकल्प घोषणा पत्र आ चुका है। तो फोकस बिहार के औद्योगिक विकास, युवाओं को रोजगार, महिलाओं के लिए योजना पर रहेगा और बिहार में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी सेमीकंडक्टर, आईटी पार्क, फूड प्रोसेसिंग यूनिट जैसे कई वादों का ऐलान कर सकती है। और देखिए, 2 दिन पहले ही जब महागठबंधन का घोषणा पत्र आया है तो उसे बिहार का तेजस्वी प्रण नाम दिया गया है। तो इस बीच उन्होंने क्योंकि फोकस किया रोजगार पर, युवाओं पर, महिलाओं पर, मुसलमानों पर, मुस्लिम समुदाय पर, तो आज बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या ऐसे वादे दिखाई देंगे जो एक तरह के काउंटर के रूप में भी होंगे, ये प्रश्न सबके मन में है। मनोरंजन जी, बीजेपी का घोषणा पत्र महागठबंधन के बाद आ रहा है। डिफेंडिंग चैंपियन है आप, राज्य में सत्ता आपकी ही है, जो आपकी उपलब्धियां रही हैं वो तो आप पोस्टर्स में और चुनावी प्रचार में बता ही रहे हैं, लेकिन अब आगे आने वाला विजन महत्वपूर्ण होगा। क्या काट होगी महागठबंधन के मुकाबले बीजेपी के पास जो सीधे वोटर को हिट करे? देखिए, आपने कहा डिफेंडिंग चैंपियन है। डिफेंडिंग चैंपियन को हमेशा अपना जो चैंपियनशिप जो है ना, अपना कप बचाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे एनडीए से कि आप तो कमोबेश 20 साल से सत्ता में हैं, फिर भी बिहार की हालत क्यों है, बिहार की में पलायन की स्थिति क्यों है, बिहार में इतने बेरोजगार क्यों है। तो ये सारे सवाल पूछे जाएंगे जो तेजस्वी यादव अपने रैली में पूछते हैं। पढ़ाई, सिंचाई, दवाई, इन सब के बारे में सवाल पूछा जाएगा और उसका उत्तर जरूर घोषणा पत्र में दिया जाना चाहिए एनडीए की तरफ से। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सब का एक रोड मैप जरूर होगा, एक ब्लूप्रिंट जरूर होगा कि 20 साल में हमने ये किया और आगे हम अगले 5 साल में क्या करने वाले हैं। ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रक्रिया है जिसमें कि एक बैलेंस बना करके एनडीए को या बीजेपी को आगे बढ़ने में एक जो है अपनी दिशा लोगों के सामने रखनी होगी कि क्या वो करना चाहती है। चलिए, देखना दिलचस्प होगा कि वो संतुलन कहां होगा, वो बैलेंस कहां होगा। उपलब्धियां आपके पास हैं, लेकिन आगे का विजन अब बड़ा महत्वपूर्ण है और खासकर जो एक बड़ा मुद्दा यहां पर है रोजगार का, पलायन का, और छठ पर्व के समय पर तो वो और ज्यादा दिखाई दिया जब बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को लौट कर आ रहे थे और उन सबकी आंखों में एक आकांक्षा थी कि आखिर हमें काम के सिलसिले में बाहर क्यों जाना पड़ रहा है, वो अक्सर हमें यही
राज्य में उपलब्ध क्यों नहीं है। लेकिन आज का दिन देखिए, चुनाव प्रचार के लिए महत्वपूर्ण दिन, कहीं पर घोषणा पत्र रिलीज हो रहा है तो कहीं पर बड़े नेताओं की मौजूदगी है। अलग अलग तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि कौन से नेता आज कहां पर मौजूद होंगे। आपको बता रहे हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, उनकी साझा रैली आज छपरा में प्लान है। तेजस्वी यादव यहां मुजफ्फरपुर भी पहुंचेंगे, शाम में उनका यहां भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रैली संबोधित करेंगे और इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद है। रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम, कल भी आपने उनको सुना। तो बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी है, प्रचार करेंगे। मनोज तिवारी भी प्रचार के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं सभाओं में। तो इस वक्त सीधे रुख करते हैं प्रशांत का। प्रशांत, देखिए यहाँ पर सभी बड़े नेता पहुंच रहे हैं, मंचों से स्टार कैंपेनर्स जो है मंचों पर उतार दिए गए हैं, लेकिन अब जनता क्या मन बनाएगी ये तो 6 तारीख को ही पता चलेगा। आप जहाँ पर मौजूद है, जरा दिखाइए वहां पर क्या इस वक्त तस्वीरें हैं, क्या तैयारी है? नहीं, देखिए, मैं इस वक्त पटना के एक आम जो सड़क होती है उसके किनारे मैं मौजूद हूँ। मौसम, अब आपने बताया कि शुरू में काफी यहाँ मौसम बदल गया है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, लेकिन राजनीतिक पारा हाई है। आपने कहा, देखिए, पूरी नजर आज इस बात पर रहेगी। आज भी राहुल गांधी बिहार में ही मौजूद है। कल जो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकते हैं वोट लेने के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या और कैसे प्रधानमंत्री राहुल गांधी के इस आरोप, इस बयान का जवाब देते हैं। इसका जमीन पर कितना असर होता है इन बयानों का मुझे नहीं पता, लेकिन आपने देखा है पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री को अगर उन पर कोई निजी बात कही जाती है, उन पर निजी हमला किया जाता है, तो उसको कैसे वो अपने एडवांटेज में कर लेते हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री किस तरीके से राहुल गांधी के इस बात का जवाब देते हैं, और मुजफ्फरपुर या छपरा, इन दोनों में से कहां पर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर प्रशांत उठाया है। देखिए, राहुल गांधी के स्टेटमेंट का तो अपने दर्शकों को एक बार फिर याद दिला देते हैं कि कल के दिन जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की साझा सभा थी और इस दौरान उन्होंने जो भाषण दिया, प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की कि वोट के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप नाचने के लिए भी कह देंगे तो वो नाच देंगे। तो इस नाच शब्द को लेकर बड़ी आपत्ति बीजेपी के सीनियर लीडर्स की तरफ से जताई गई कि ये प्रधानमंत्री का अपमान है, राहुल गांधी इसके लिए माफी मांगे। क्या कहा उन्होंने एग्जैक्टली कल, आपको पहले वो स्टेटमेंट सुनाते हैं और फिर बताएंगे कि बिहार की चुनावी जमीन पर इसका इम्पैक्ट क्या दिखाई देगा। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे, जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेगी, नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो, मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो चुनाव से पहले। राहुल गांधी ने जिस तरह नरेंद्र मोदी जी और बिहारियों को अपमानित करने का काम किया, बिहार के छठी मैया को अपमानित किया, इससे बड़ा स्पष्ट दिखता है। कांग्रेस पार्टी हो या महागठबंधन के लोग हो, इनको चेतावनी देता हूं कि बिहार में छठी मैया हम लोग के जीवन में एक तरह से सूर्य का प्रकाश लाने का काम करती है। हम सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य की, भगवान की पूजा करते हैं। मोदी जी का अपमान, बिहार का अपमान, छठी मैया का अपमान राहुल गांधी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। सनातन का अपमान किया है, छठ व्रत के ऊपर भद्दी टिप्पणियां करके, ये सनातन का अपमान है, हिंदुओं का अपमान है। राहुल गांधी को खुद पता नहीं है वो अपने क्या हैं, क्योंकि वो पारसी हैं, हिंदू हैं, क्या हैं वो खुद नहीं पता है, ईसाई हैं, लेकिन वो जो कुछ भी रहें, लेकिन हमारे छठ पर्व को कांग्रेस और राहुल गांधी अगर अपमानित करने का काम किए हैं तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और बिहार के लोग भी उन्हें इसका जवाब देंगे। प्रधानमंत्री पर भी टिप्पणी की है, प्रधानमंत्री पर जितनी भद्दी टिप्पणियां की है, डांस तो कर रहे थे राहुल गांधी खुद मोटरसाइकिल पर, और किसके साथ कर रहे थे वो उनको भी पता है। डांस करने की आदत राहुल गांधी के खानदान में है। जिस तरह की भाषा उन्होंने कहा है, इससे सर्वनाश नहीं कुछ हो सकता है देश के प्रधानमंत्री के लिए, और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए जो तीसरी बार देश की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया प्रधानमंत्री बने। देश के मान होते हैं, प्राइड होता है पूरे देश के प्रधानमंत्री।
तो ये कल्चर उस पार्टी में आ गया। आप देखे होंगे दरभंगा में भी इन्हीं के पार्टी के लोग प्रधानमंत्री जी के माता जी के बारे में क्या कहा। इसका मतलब नेता भी वही, इनके नीचे जो इनके नेता है चुनाव लड़ते हैं, वो पूरा का पूरा पार्टी का गालीबाज पार्टी हो गई है। इसी तरह की भाषा, जैसा नेता बोलेगा वही नीचे भी वर्कर बोलते हैं। वो लोग बिल्कुल अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जो व्यक्ति और जिस व्यक्ति की पार्टी का कोई भी मंच पर प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दे सकता है, उससे आप क्या अपेक्षा करते हैं? ऐसे ही लोग हैं ही, जनता सारी चीज़ों को देखती। राहुल गांधी स्वयं ड्रामा करने वाले हैं, तो उनको पूरी दुनिया ड्रामा करती हुई देखती है। ये महागठबंधन के लोग जो केवल चुनाव और वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, देश को बेइज्जत कर सकते हैं, व्यक्ति के बारे में कुछ बोल सकते हैं, किसी की मां के बारे में कह सकते हैं, केवल उनका लक्ष्य वोट हथियाना, जनता को बेवकूफ बनाना। ये सारे के सारे लोग चोर चोर मुसहरे भाई। ये बिहार की जनता को यदि सोचते हैं कि बेवकूफ बना लेंगे, तो मैं उन्हें कहना चाहती हूँ, बिहारी जो है वो भोला हो सकता है पर बेवकूफ नहीं है। उनकी इन बातों में आने वाला नहीं है। बिहार की जनता विकास चाहती है और वो एनडीए के राज में जो उन्होंने विकास की रफ्तार देखी है, आगे उसी रफ्तार को बढ़ाना चाहती है। तो देखिए यहाँ पर अब आपने सुना कि कैसे इस पर जो है सियासी बयानबाजियां कितनी तेज हो गई हैं, और इस पर कुछ लोग हमें यहाँ पर अभी गांव का एरिया तो आते जाते मिले, तो थोड़ा इनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोगों को पता है आज पीएम आ रहे हैं यहाँ? हाँ पता है मैम, पता है। जा रहे हैं आप लोग प्रधानमंत्री को? हाँ जाएंगे। और राहुल जी और तेजस्वी जी की भी रैली हुई थी, क्या क्या हुआ? कल तो हम नहीं देखे थे। राहुल जी ने कल मंच से कुछ ऐसा कहा जिसमें नाच शब्द का जिक्र किया, तो उसे लेकर बड़े बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये पीएम का अपमान है। आपको लगता है अपमान? बिल्कुल अपमान है, ये शर्मनाक बात है वैसे नेता को बोलना, या कोई राहुल जी के बारे में ही अगर इस ढंग का टिप्पणी करता है तो ये शर्मिंदगी की बात है। अब चुनावी मैदान में मंच से अब सभी तरह की बयानबाजी एक दूसरे के लिए होती है, लेकिन वोटर प्रभावित होता है इस सब बातों से? नहीं नहीं, वोटर प्रभावित नहीं। मन बना चुके हैं आप किसको वोट दे? वोटर काम पे प्रभावित होता है, जो जैसा काम करता है। वोटर जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं और किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है। जो लोग आपका क्षेत्र किस सीट में आता है? हम लोग लालगंज क्षेत्र में पड़ जाएंगे। शिवानी शुक्ला मैदान में? जी जी। बड़ा बाहुबलियों को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि बाहुबलियों को नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बाहुबली नहीं है आज के डेट में। आज के डेट में कोई बाहुबली नहीं है, जनता बाहुबली है। जनता बाहुबली है, हाँ ये बड़ी बात है, जनता बाहुबली है। अच्छा, आप तो यहाँ यूथ को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यही नौकरी नहीं भी बिजनेस करते हैं, अपना काम है। अच्छा, बिजनेस करते हैं। तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि 3 करोड़ नौकरियां देंगे राज्य में। हमको नहीं लगता कि ऐसा कुछ। ऐसा मानने के पीछे क्या वजह है? बट ऐसे ही मतलब कोई कारण तो होना चाहिए, क्यों लगता है आपको नहीं हो सकती है जॉब? क्योंकि वो मतलब हिंदू मुस्लिम ज्यादा करते हैं कांग्रेस। तेजस्वी जी तो आरजेडी में। तेजस्वी जी भी है, मतलब उतना हमको नहीं लगता कि देंगे, क्योंकि एक बार उनको मौका मिला नहीं है जीतने के लिए, शायद वो जीतने के लिए ऐसा बोल रहे हो, ये भी हो सकता होगा। तो किसको जिता रही है जनता इस बार यहाँ से? ये तो कंफर्म 14 के बाद ही होगा। तो देखिए बिहार में ये चीज दिलचस्प है, हर किसी के पास बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ओपिनियन है, लेकिन बड़ा खुलकर जाहिर भी करते हैं, कई बार नपे तुले शब्दों में भी बोलते हैं। लेकिन देखिए चुनावी वादों के बीच जनता की ये राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। शिवम के पास इस वक्त सीधे चलते हैं। शिवम देखिए, यहाँ पर लोग भी एक स्तर पर ये मान रहे हैं कि जब मंच पर बड़े नेता हो तो आपकी भाषा ऐसी सधी हुई होनी चाहिए कि वही बयान आपके खिलाफ फिर आगे इस्तेमाल ना हो। जैसे अभी जो भाई साहब हमारे साथ थे वो कह रहे हैं कि अगर राहुल जी के लिए भी ऐसा कहा जाएगा तो उन्हें भी खराब लगेगा, उनकी पार्टी को खराब लगेगा। लेकिन क्या आप जब लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री पर की गई ये टिप्पणी आने वाले दिनों में एक बड़ा मुद्दा बीजेपी बना देगी आरजेडी और कांग्रेस के खिलाफ? जी मैं आपको बता दूं मीनाक्षी कि जिस तरह से कल राहुल गांधी ने अपने मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दिया, जिसके बाद एनडीए खास करके भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो अब
राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ साथ तेजस्वी यादव पर भी हमला कर रहे हैं। अगर हम कुछ दिनों पहले की बात करें तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बिहार में यात्रा हो रही थी SIR को लेकर। उस वक्त भी दरभंगा में राहुल गांधी के मंच से, पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे। उस वक्त भी प्रधानमंत्री और उनकी मां को लेकर अलग अलग टिप्पणियां की गई थी, जिसका विरोध जो है वो पूरे बिहार में हुआ था। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सड़क पर भी उतरी थी भारतीय जनता पार्टी, और कहीं ना कहीं एक बार फिर से बीजेपी जो है इसे मुद्दा बनाने में लगी है और लगातार NDA के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। जी लौटती हूँ शिवम आपसे इस पर। हाँ मनोरंजन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसी खबर पर? जी मैं ये कहना चाहूँ, जैसा कि आपको एक आम आदमी ने कहा कि लोग जो है ना काम के नाम पर वोट देते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये सब कोई मुद्दा चलने वाला है। वो जो मन से दिया गया था वो मुद्दा भी नहीं चला। बीजेपी ने बिहार बंद किया था, उसका भी कोई असर नहीं हुआ। आज जो है मुद्दों की बात होनी चाहिए, जो बिहार में मुद्दे हैं उस पर बात होनी चाहिए। दिक्कत ये है कि ऐसे ऐसे चीज़ों पर इस चुनाव को ले जाने की कोशिश हो रही है जो मुद्दा नहीं है। जिस आदमी से आप बात कर रहे थे उन्होंने बोला लोग मन बना चुके हैं, लोग काम के आधार पर वोट देंगे, यही की है। तो लोग जो है, जनता जो है काफ़ी समझदार है, जनता को मालूम है कि क्या करना है। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मन से क्या कहते हैं। उसको कल 2 दिन बाद उसको याद भी नहीं रहेगा। जब वो वोट डालने जाएगा तो वो इस बात को याद करेगा कि उसको फिर वोट के बाद कमाने के लिए मुंबई और पंजाब जाना है। वो इस बात के लिए वोट करेगा कि उसके गांव की सड़क बनी है या नहीं बनी है, या उसके यहाँ सिंचाई के लिए पानी है या अस्पताल है नहीं। मुझे लगता है ये मुद्दा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर वोटर इसी को सोच के वोट करेगा। मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ जो मन से कही जा रही है और एक दूसरे के लिए, ये केवल टेलीविजन में है, ये जनता के बीच नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, चुनावी बयान आपको मंच से बड़ा कुछ सुनाई देते हैं, लेकिन जमीन पर जनता अपना मन उन्हीं विषयों के आधार पर बनाती है। जो सुविधाएं उनको मिल पा रही हैं, जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए या नहीं हुए। लेकिन आरोप प्रत्यारोपों के इस दौर के बीच असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस कैसे आमने सामने, ये भी देखिए। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी परेशान कर रही है, जबकि इसी आरोप पर जवाब देते हुए कांग्रेस का ये कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं जो कांग्रेस के मंच से, कांग्रेस और कमर हुदा के मंच से मजलिस के लोगों को धमकी दे रहे हैं, याद रखिए मेरी गाड़ी के ऊपर 6.5 फीट के फासले से 3 गोलियां चलाई गई थी। उसके बावजूद भी वो गोलियां मेरे हौसले को पस्त नहीं कर सकी। तो सुन लो धमकी देने वालों, मैं सीमांचल की जनता के लिए मरने को तैयार हूं, क्या तुम तैयार हो? इस तरह का बयान उनको देना लाजमी कोई नई बात है नहीं है, और चुनाव के समय में ये लोग पोलराइज करने का काम हमेशा से किया है। लेकिन इस बार कितना भी कसरत कर ले भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस बार यहाँ महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनी। सर ओवैसी जो कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट ना दे महागठबंधन को, उन्होंने काम नहीं कैसे वोट किया, इस पर क्या? ये तो वो तो खुद ही बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, उनको कौन सुन रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है वैशाली से। आपको बता दें, वैशाली में जेजेपी उम्मीदवार की गाड़ी पर हमला हुआ है। आरजेडी समर्थकों ने काफिले को खदेड़ा। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तेज प्रताप के खिलाफ यहां पर नारेबाजी हुई, जबकि तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लगे। ये बड़ी खबर इस वक्त वैशाली से मिल रही है और जानकारी के साथ शिवम इस वक्त मौजूद है। शिवम, डिटेल्स बताइए। मैं आपको बता दूं कि कल जब वैशाली में तेज प्रताप यादव प्रचार कर रहे थे और उनके उम्मीदवार उस वक्त उनके साथ मौजूद थे, और वहां से जब तेज प्रताप यादव का काफिला निकला है तो उनके उम्मीदवार जो अन्य दूसरे गाड़ी में बैठे हुए थे उस गाड़ी पर हमला किया गया है। और कहीं ना कहीं हमले को लेकर जो तेज प्रताप यादव के उम्मीदवार हैं उनका कहना है कि जो राजद है वो डर चुकी है, इसीलिए उनके द्वारा और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा यह हमला किया जा रहा है। जी
तो ये बड़ी खबर वैशाली से, जिसकी जानकारी इस वक्त हमें शिवम भी दे रहे थे। देखिए इस दौरान नेताओं, क्योंकि प्रचार इतने जबरदस्त तरीके से चल रहा है कि आपको एक ही क्षेत्र में कई बार दो बड़े नेताओं की रैलियां भी होती हुई दिखाई देती हैं और समर्थकों का आपस में भिड़ना ऐसे समय में कई बार बड़ा कॉमन हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच आज नेताओं के दौरे हैं, सभाएं हैं अलग अलग क्षेत्रों में, और हमारी नजर भी उस पर मुजफ्फरपुर के मैं रास्ते पर हूँ जहाँ पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना है और उनकी इस सभा को हम कवर करेंगे। इसलिए एनडीटीवी इंडिया पर लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको हर अपडेट इस दौरान हम देते रहेंगे। अब देखिए बिहार में जब तमाम नेताओं के दौरे हो रहे हैं तो बीते दिन योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें, शहाबुद्दीन के गढ़ सीवान में मौजूद थे और इस दौरान कैसे उन्होंने बाहुबल को लेकर, गुंडागर्दी को लेकर, अपराध को लेकर, दबंगई को लेकर निशाना साधा। ये कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है। किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? इनकी सरकार बन जाए तो यहाँ इस्लामिक कानून बना देंगे, शरिया कानून से चलेगा बिहार। ये बिहार का दुर्भाग्य। बस कानून जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीर दिखती है वो दरअसल एक मैग्नेट है, मुसलमान वोटों वाला मैग्नेट, जिसके लिए कई नेताओं की होड़ लगी है। और जब देश के सबसे सियासी तौर पर सक्रिय राज्य में चुनाव नजदीक है तब मुस्लिम मैग्नेट को लेकर खींचतान बढ़ना लाजमी है। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? और इसका नतीजा हो सकता है सियासी ध्रुवीकरण, वोटों का पोलराइजेशन, जिससे चुनाव मूल मुद्दों से दूर 80-20 पर जाता दिखाई देने लगता है। एनडीए के लिए योगी आदित्यनाथ स्टार कैंपेनर हैं। बिहार में रघुनाथपुर, शाहपुर और बक्सर में पब्लिक मीटिंग्स। योगी आदित्यनाथ की स्पीच में इशारा इसी तरफ था। बात निकली तो बाबर और औरंगजेब तक पहुंच गए। ये कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और इस वक्त सीधे आपको लेकर चलते हैं पटना, जहां गृहमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन देने के लिए आप लोगों को निमंत्रित किया है। हम सभी जानते हैं कि सरदार पटेल साहब का आजादी के बाद देश को एक करने में, आज के भारत के निर्माण में और एक भारत बनाने में कितना बड़ा योगदान है। सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती कल है। वैसे तो हर 31 अक्टूबर को 2014 से प्रधानमंत्री जी केवड़िया कॉलोनी जाते हैं और सरदार साहब की भव्य प्रतिमा के सामने एक परेड का आयोजन होता है। परंतु चूंकि ये 150वीं जयंती है, इस बार विशेष आयोजन किया गया है और गृह मंत्रालय ने यह भी तय किया है कि आज के बाद हर 31 अक्टूबर को इसी प्रकार की भव्य परेड का आयोजन होगा। ये परेड देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए जो सभी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और हर राज्य की पुलिस बल है, उनके सम्मान में आयोजित किया जाता है। और वो सरदार पटेल
जो देश की एकता और अखंडता की प्रतिमूर्ति है, उनकी प्रतिमा के सामने आयोजित होगा। इस बार रन फॉर यूनिटी को भी बड़े स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। देश के सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, जिला, पुलिस स्टेशन, सभी स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ है। उसके बाद देश का प्रत्येक नागरिक देश की एकता और अखंडता के लिए शपथ लेने का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस बार विशेष 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक भारत पर्व का आयोजन एकता नगर में किया है, जो 1 नवंबर से 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती तक चलेगा। और 15 नवंबर को जनजाति संस्कृति और उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक भव्य कार्यक्रम के साथ इसका समापन होगा, जिसमें देश भर की जनजातियों के सांस्कृतिक विविधताएं, खाद्य परंपराएं, पोशाक की परंपराएं, शिल्पकला, लोक कला और संगीत का एक अद्भुत समन्वय बनाया जाएगा। हम सब जानते हैं, सरदार पटेल हमारे देश के लिए एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है, एक पूर्ण देश को समर्पित व्यक्तित्व, जिसने आजादी के आंदोलन में न केवल एक प्रमुख सेनानी के रूप में भूमिका निभाई, गांधी जी के साथ रहकर आजादी के आंदोलन की संगठनात्मक रीढ़ की हड्डी सरदार पटेल बने थे। बारडोली सत्याग्रह 1928 का अंग्रेजों के खिलाफ किसानों के शोषण के लिए किया गया, और वहीं से महात्मा ने स्वयं उनको सरदार की उपाधि दी। जब देश को आजादी मिली, तब स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों ने देश को 562 अलग अलग रियासतों में बांटकर जाने का फैसला किया। पूरी दुनिया मान रही थी और देश में भी कई लोगों के मन में सवाल था कि 562 रियासतें एक होकर एक भारत कैसे बनेगा। परंतु कुछ ही समय में एक दृष्टि से कार्य पर दृष्टिपात कर देखे तो बहुत कम समय में 562 रियासतों को एकीकृत करने का भगीरथ कार्य सरदार पटेल ने समाप्त किया। और आज भारत का जो मानचित्र हमारे सामने है, वो मानचित्र सरदार पटेल की ही देन है। हैदराबाद में पुलिस एक्शन, जूनागढ़ का एकीकरण, ये सभी चीजों को कहीं कुने से, कहीं दृढ़ता से और कहीं व्रज से भी ज्यादा कठोरता से एक एक कर रिजॉल्व करने का काम किया। भोपाल हो, काठियावाड़ की रियासतें हो, त्रावणकोर हो या जोधपुर हो, हर जगह पे जो समस्या आई, इसका निवारण सरदार पटेल ने किया। और पाकिस्तान का जो प्रयास था पाकिस्तान कॉरिडोर बनाने का, उसको निरस्त करने का काम किया। किसी भी प्रकार की प्रचार की अपेक्षा के बगैर, किसी भी प्रकार के यश के अपेक्षा के बगैर देश के लिए जीवन कैसे जिया जाता है, उसका उत्कृष्ट उदाहरण सरदार पटेल थे। जब पूरा देश 15 अगस्त को तिरंगा फहराने में व्यस्त था, तब सरदार पटेल कमांड रूम में नेवल ऑफिसरों के साथ एक ऑपरेशन मॉनिटर कर रहे थे, जिसके कारण ही आज लक्षद्वीप भारत का हिस्सा बना है और हमारी दक्षिणी सीमा बहुत मजबूत हुई है। और उस ऑपरेशन के कारण ही लक्षद्वीप में तिरंगा फहराया गया।
दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद, सरदार पटेल के निधन के बाद, सरदार पटेल को भुलाने में कांग्रेस पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सरदार जैसे महान व्यक्तित्व को भी भारत रत्न मिलने में 41 साल की देरी हुई, और वो देरी केवल और केवल कांग्रेस के सरदार के प्रति एक विशिष्ट अभाव के कारण रही। सरदार पटेल जैसे महान व्यक्तित्व के लिए पूरे देश में ना कोई समाधि बनी, ना कोई उनका स्मारक बना। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की रचना की और एक भव्य स्मारक जो पूरे विश्व में आज प्रसिद्ध हो चुका है, वो सरदार पटेल के स्मारक बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2013 में इसकी 31 अक्टूबर को आधारशिला रखी गई। 182 मीटर ऊंचा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 57 महीनों में पूरा किया गया। और सरदार साहब का जीवन किसानों को समर्पित था। इसके बनाने में जो इस्पात का उपयोग हुआ, जो लोहे का उपयोग हुआ, देश भर के किसानों से लोहा एकत्रित किया गया, किसानों के औजारों को एकत्रित किया गया, इसको पिघलाकर लगभग 25,000 टन लोहे का उपयोग कर कर इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया गया। 90,000 घन मीटर कंक्रीट और 1700 टन से अधिक कांसा का उपयोग कर कर एक अविस्मरणीय स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। और आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार साहब को श्रद्धांजलि देने का, इनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है। रोजाना लगभग 15,000 लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आते हैं। अब तक देश के 2.5 करोड़, देश और विदेश के 2.5 करोड़ लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का विजिट किया है और एक प्रकार से भारत का एक इंजीनियरिंग मार्वेल के रूप में प्रस्तापित हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने इसके आसपास 14 प्रकार के अन्य पर्यटन आकर्षण खड़े कर कर पर्यटकों का एक प्रिय स्थल बनाया है। वहां वैली ऑफ फ्लावर भी है, एकता नगर टाउनशिप भी है, झील सर्किट है, लाइट एंड साउंड शो है, पटेल गार्डन भी बना है, एकता क्रूज नर्मदा की नदी में घूमकर एक नयन रम्य नजारा देखने का मौका भी है, बटरफ्लाई गार्डन है, जंगल सफारी है, एकता मॉल है, ग्लो टॉर्च व्यू पॉइंट है और नर्मदा तट पर एक प्रदर्शन की दीर्घा भी बनाई। एकता नगर का जो कार्यक्रम हो रहा है, सापुतारा और विंध्याचल की पर्वतमालाओं के बीच में एकता नगर स्थित है। वहीं पर कल सुबह प्रधानमंत्री जी 7:55 को परेड की सलामी लेंगे। ये राष्ट्रीय परेड में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, कई राज्यों के पुलिस बल कौशल, अनुशासन और वीरता का प्रदर्शन करेंगे। इस वर्ष परेड के अंदर सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र विजेता और बीएसएफ के 16 वीरता पदक विजेता भी शामिल होंगे। परेड का नेतृत्व महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जाएगा और परेड में ढेर सारे सांस्कृतिक प्रदर्शन भी करने का आयोजन हुआ है। हर राज्य की पुलिस से, हर सीएपीएफ के जवान अपना सांस्कृतिक कौशल का भी परिचय कराएंगे। बीएसएफ का ऊंट दल और ऊंट सवार बैंड भी इसके अंदर शामिल होगा। गुजरात का घुड़सवार दस्ता शामिल होगा। आसाम पुलिस का मोटरसाइकिल डेयर डेविल शो भी इसके अंदर होगा और कश्मीर और पंजाब की पुलिस भी इसके अंदर हिस्सेदारी करेगी। एनएसजी, एनडीआरएफ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पांडिचेरी भी अपनी अपनी झांकियां रखेंगे। जम्मू और कश्मीर पुलिस भी अपनी अपनी झांकी रखेगी। वायुसेना की सूर्य किरण टीम, उनका भव्य एयर शो
इस परेड का शिखर बिंदु होने वाला है। 900 से ज्यादा कलाकार देश भर से आकर हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को देश और दुनिया के सामने रखेंगे और एक प्रकार से ये परेड सच अर्थ में भारत की एकता का परेड बनकर रहेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के कंसेप्ट को जमीन पर उतारने का काम करेगा और सरदार साहब की 150वीं जयंती के बाद अब हर 31 अक्टूबर को 26 जनवरी की तर्ज पर ही ये परेड नियमित रूप से मनाया जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए देश के युवाओं को सरदार साहब के सिद्धांतों को और सरदार साहब के देश के लिए किए हुए कामों को जानकारी देने का ये माध्यम बनेगा। मेरा सभी मीडिया के प्रतिनिधियों से विनती है कि इस परेड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप मदद करिए और इस परेड के माध्यम से फिर से एक बार देश में एकता और अखंडितता के लिए एक मजबूत माहौल खड़ा हो, इस दिशा में हम सब काम करेंगे। ये इंफॉर्मेशन देने के लिए ही बीच चुनावी माहौल में आप लोगों को बुलाया था, क्योंकि और कोई पॉलिटिकल बात हो नहीं सकती। आचार संहिता यहाँ पर विद्यमान है। चुनाव आयोग से परमिशन लेकर इन नॉन पॉलिटिकल इश्यू पर ही आपसे बात करने के लिए आप सभी को बुलाया था। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा करता हूं कि आप सभी भी आप अपने अपने माध्यम से ये भारत की एकता को सुदृढ़ करने वाली घटनाक्रम को देश की जनता को और विशेषकर माताओं बहनों को और युवाओं को उन तक पहुंचे, इसमें हमारा सहायता करेंगे। फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो गृह मंत्री अमित शाह को आप यहाँ पर सुन रहे थे, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर होने जा रहे तमाम कार्यक्रमों की यहाँ पर जानकारी दी है। भव्य आयोजन एकता नगर में कल होने जा रहा है और उन्होंने ये भी बताया कि अब हर साल एकता दिवस जो है उस पर परेड का आयोजन किया जाएगा। 26 जनवरी की तर्ज पर जिस तरह से परेड होती है उसी तरह से अब एकता दिवस पर भी 31 अक्टूबर को हर साल परेड देखने को मिलेगी। उन्होंने मीडिया कर्मियों से भी यहाँ पर ये अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसे पहुँचाएं और साथ ही उन्होंने कहा कि अब 1 नवंबर से 15 नवंबर तक भारत पर्व भी इस साल मनाया जाएगा।